आज हम कोरोना के इस दौर में चीन की बढ़ती मुश्किलें इस विषय पर बात करेंगे। हम सब लोग जान रहे हैं कि कोरोना के इस दौर में पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है। अमेरिका हो, इटली हो, जर्मनी हो, बड़े बड़े देश, इंग्लैंड हो, वे बड़े बड़े देश इस समय इस महामारी से निपटने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। भारत में भी कहर तो है, लेकिन काबू में है। लेकिन अब जब हम इसके प्रभावों के बारे में सोचते हैं तो समझ में आ रहा है कि वर्तमान में जो सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है हमारी अर्थव्यवस्थाओं पर, यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं पर या अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा है वो तो है, लेकिन चीन भी इससे बचने वाला नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि चीन सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होगा। तो जब हम चीन के बारे में विचार करते हैं तो आज हम देख रहे हैं कि लोगों की चीन के प्रति जो आसक्ति थी सस्ते सामान के बारे में, अब वो आसक्ति दूर हो गई है। लोग चीन से परहेज करने लगे हैं। कुछ सामान मंगाने में भी उनको दिक्कत लग रही है। और जिन लोगों ने चीन को ऑर्डर दे रखे थे वो ऑर्डर भी कैंसिल हो रहे हैं। जो पैसा उनको वापस आना था वो पैसा भी वापस उनको उनके माल का पेमेंट आ नहीं रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि इससे पहले ही जब अमेरिका और चीन के बीच में व्यापार युद्ध चल रहा था तो पूरी दुनिया देख रही थी। अमेरिका चीन पर से आने वाले सामानों पर लगातार आयात शुल्क भी बढ़ाता जा रहा था और उसका तो असर पड़ना ही था। लेकिन अब जो आ रहा है, अब अमेरिका के राष्ट्रपति हों, वहाँ के दूसरे पॉलिसी मेकर्स हों, अब ये बात कहने लगे हैं कि चीन जो है वो उसने जानबूझ करके ये वायरस को फैलाया है। और इसलिए अगर जानबूझ करके नहीं भी फैलाया है तो भी उसने जो जानकारी देनी चाहिए थी पूरे शेष विश्व को, वो जानकारी भी वो नहीं दे पाए, उन्होंने नहीं दी। इसलिए उन्होंने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। और इसके लिए अब ये भी बात हो रही है कि चीन को इस बात के लिए हर्जाना देना चाहिए पूरी दुनिया को। अभी एक अखबार ने, यूरोप के एक अखबार ने एक इनवॉइस बना करके चीन को भेज दिया $130 अरब का। और चीन के खिलाफ कई मुकदमे भी लगाने की बात अलग अलग चल रही है। अब जब ये बात चल रही है तो अब इससे पहले चीन सब जगह निवेश करता था, सब लोग उसका स्वागत करते थे। सबको निवेश चाहिए, अपने देश में रोजगार बढ़ाना है। चीन ये भी कोशिश कर रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हम लोग दूसरे मुल्कों में घुस जाएं, जैसे उन्होंने श्रीलंका में किया। श्रीलंका के हम्बनटोटा का जो बंदरगाह था उस पर उन्होंने कर्ज दिया और कहा कि हम इसको विकसित करेंगे। सारी दुनिया जानती थी, श्रीलंका वाले भी जानते थे और कि इस हम्बनटोटा जो बंदरगाह है उसमें लोग आते जाते नहीं है, कोई आवाजाही बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। तो अंततोगत्वा जब श्रीलंका उसके पैसे नहीं दे पाया तो उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। इस बात से भी दुनिया को थोड़ी बहुत समझ में आई। कहीं मलेशिया ने उसके ऑर्डर कैंसिल कर दिए, सब हुआ, लेकिन बहुत पूरी समझ में नहीं आई थी। लेकिन इस प्रकार से जब इस महामारी के दौरान इटली में जब उसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिसको BRI कहते हैं उसके नाम पर जब लोग आए और वहाँ उस महामारी को फैलने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया, तो अब इटली भी उससे नाराज़ है।
जर्मनी भी उससे नाराज़ है, बाकी मुल्क भी उससे नाराज़ है। इसलिए लोग अब ये कहने लगे हैं कि अब चीन की कंपनियों को भी अपने यहाँ निवेश नहीं करने देंगे। और ऐसे ही चीन की बहुत सारी कंपनियों को उन्होंने अब आने से मना कर दिया है। अभी आपने सुना होगा कि भारत ने भी चीन से आने वाली एफडीआई पर एक प्रकार से रोक लगाई है, एक उसको टोका है कि आप जब तक भारत सरकार उसको अनुमति नहीं देगी, गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी, तब तक आप निवेश नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत हो हल्ला हो रहा है कि भारत ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट हो रहा है, लेकिन हमारा ये कहना है कि यही राष्ट्रवाद है। ये प्रोटेक्शनिज्म नहीं है, ये संरक्षणवाद नहीं है, ये राष्ट्रवाद है। केवल इतने से बात नहीं बन रही। अब आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी समय से दुनिया भर की कंपनियां चीन में जा रही थी। वहाँ पर उत्पादन को केंद्र उन्होंने बना दिए थे, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ माल सस्ता बन जाता है। अमेरिका की कंपनियां थी, जापान की कंपनियां थी, साउथ कोरिया की कंपनियां थी, तमाम दुनिया भर की कंपनियां वहाँ जा रही थी। अभी एक खबर आई कि 1000 कंपनियां हैं जो चीन से विमुख हो रही हैं, और उन्होंने भारत सरकार से निवेदन किया है, विभिन्न राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि हम आना चाहते हैं भारत में। अब हमें देखना होगा कि हमने उनको कितना अनुमति देनी है, किन शर्तों पर अनुमति देनी है, ये सारी बातें भी हमें सोचनी पड़ेंगी। लेकिन जो लोग ये कहा करते थे कि भारत के पास कैपेसिटी नहीं है, भारत इन कंपनियों को पचा नहीं सकता, यहाँ पर उत्पादन के केंद्र बन नहीं सकते, हमारे यहाँ ये कमी है, वो कमी है, स्किल्स की कमी है, लेकिन वो कंपनियाँ भी, कुछ समझदार कंपनियाँ हैं, वो भी समझ रही हैं कि भारत में तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय जगत में मैं अभी कल ही एक वीडियो देख रहा था, ये वहाँ के विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि चीन अकेला देश नहीं है जिसके पास सुविधाएं हैं, असल में भारत भी सक्षम है, और भारत ही अगला डेस्टिनेशन उत्पादन का बनने वाला है। और एक जिसको हम कहें कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब जिसको कहा करते थे चीन को, अब वो मैन्युफैक्चरिंग हब केवल चीन नहीं रहने वाला है, चीन से लोग विमुख हो रहे हैं और भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। भारत ने शायद प्रकृति की बात होती है, भगवान की कृपा रहती है कि पहले से ही सोच लिया जाता है, और ऐसे ही अपने देश में कॉरपोरेट टैक्स के स्ट्रक्चर को बदल दिया गया था। और के लोग कहते थे कि हमारे यहाँ कॉरपोरेट टैक्स ज़्यादा है, तो हमने कॉरपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया, और कहा कि अगर आप कोई छूट नहीं ले रहे हैं तो 22% आप पर कॉरपोरेट टैक्स लगेगा, और कोई जो नई कंपनी लगाएगा, यानी कोई नई कंपनी आएगी तो उस पर जो टैक्स है वो मात्र 15% होगा। 22% दुनिया का सबसे कम टैक्स है अपने पूरे इस जो अपने साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो हमारे कॉम्पिटिटर देश हैं जहाँ पर निवेश जाता है, उसमें सबसे कम है, और 15% तो दुनिया में कहीं नहीं। तो ऐसे में ये तमाम कंपनियां जो चीन से या वहाँ से हट करके भारत में आना चाहती हैं, उनके लिए तो सोने पर सुहागा हो गया। एक प्रकार से चीन से वो विमुख हो रही हैं, उधर भारत में इतनी सुविधा मिल रही है कि 15% है, लेकिन भारत को भी नुकसान नहीं है, क्योंकि नया निवेश आएगा, नया उत्पादन, नए लोगों को रोजगार। और इसमें हमें ये विचार करना होगा, हमने भारत सरकार से पहले भी कहा है कि हमें ये विचार करना पड़ेगा कि ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा, ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता कि आप आइए, वाह हम आपका स्वागत करते हैं, कुछ भी करिए, लूटिए खसोटिए, कुछ भी करिए, ऐसा नहीं चलने वाला। भारत को ये कहना होगा कि देखिए आप आइए, हम आपको सब सुविधाएं देंगे, लेकिन भारत के बाज़ार पर कब्जा करने के लिए नहीं, आप निवेश करिए तो एक्सपोर्ट के लिए कीजिए। दूसरी बात, जो पहले कंपनियां आ रही थी रॉयल्टी वसूल कर रही थी, हमारे यहाँ रॉयल्टी और टेक्निकल फीस $20 बिलियन जा रही है आज शेष दुनिया में। हमें कहना होगा कि रॉयल्टी नहीं देंगे, पहले की कंपनियों को भी नहीं देंगे, अभी की कंपनियों को भी नहीं देंगे, रॉयल्टी बाहर नहीं जाएगी, और
आप एक्सपोर्ट के लिए बनाएंगे। अब अंत में एक बात जो सबसे ज़्यादा सुखद दिखाई दे रही है वो ये है कि पहले भारत को बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा जा रहा था। पिछले 5-6 सालों में भारत की साख बढ़ी है। आपने देखा होगा कि जो सरकार के कूटनीतिक प्रयास हैं उसमें चाहे अमेरिका हो, यूरोप के देश हों या इवन मिडिल ईस्ट के जो लोग देश हैं, गल्फ़ खाड़ी के जो देश हैं, उन सब में भारत की एक साख बढ़ी है और जिसके कारण मुस्लिम देशों में भी पाकिस्तान जैसा देश भी अलग थलग पड़ा है। और ये जो भारत की साख बढ़ रही थी उसको और ज़्यादा बढ़ाने का काम इस समय जो भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम किया है कोरोना के कहर को रोकने का, पूरी दुनिया में जिस प्रकार से चल रहा है, भारत में लगातार जो केसेस बढ़ने की दर है वो कम हो रही है। पहले 3.5 दिन में डबल हो रहा था, आज 10 दिन में डबल हो रहा है और आगे बेहतर होगा। लोग ठीक भी हो रहे हैं, बढ़ने की दर भी कम हो रही है और आगे चल कर के ये जो भारत का अनुभव है और उस अनुभव के कारण दुनिया में अभी कल ही खबर आ रही थी कि नरेंद्र मोदी जी को 68 बिंदुओं के साथ 68 पॉइंट्स के साथ उनका नंबर 1 स्थान हो गया है वर्ल्ड लीडर्स में। वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि कोरोना को किस प्रकार से हमने प्रभावी रूप से रोकने का प्रयास किया है। तो मित्रों, अनुकूल वातावरण है और इस समय देश की आवश्यकताएं भी हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम जिन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन उत्पादों को भारत में लाने की कोशिश हो रही है, ये पहली बार इस देश में आने वाले नहीं हैं। ये पहली बार नहीं आ रहे हैं, यह उत्पादन हम पहले से कर रहे थे। APIs की बात हो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो रॉ मटेरियल है जिसको बल्क ड्रग्स भी कहते हैं, वो बनाने की बात हो, चाहे वो केमिकल्स की बात हो, चाहे वो स्टील की बात हो, चाहे वो दूसरे प्रकार के उत्पादों की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम की बात हो, भारत की कंपनियों ने पहले से ही अपनी साख बनाई है और ये जो साख है और ज़्यादा बढ़ गई जब भारत सरकार ने भी एक अच्छा काम करके दिखाया। और इस दौरान पिछले 5 सालों में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से भी भारत काफ़ी आगे बढ़ गया है। कहाँ 140-42 की पोजीशन हुआ करती थी हमारी, अभी हम 67th पोजीशन पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हैं। यानी तमाम प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उसमें भारत आगे बढ़ रहा है निरंतर। भारत की साख बढ़ रही है, दुनिया भर में चीन के प्रति विमुखता बढ़ रही है और ये सब बातें जो हैं वो अंततोगत्वा भारत को एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील करने में सफल होंगी। चीन के लिए आगे की राह आसान नहीं है। चीन ने जो दुनिया के साथ धोखा किया है उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा और ये जो समय है वो स्वदेशी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ये समय दोबारा नहीं आने वाला है। इस समय का हमें पूरा उपयोग करना है और घर घर तक ये स्वदेशी की अलग जगानी है। और जब हम इस अलग को जगाने की बात करें तो हमें निरंतर कुछ ना कुछ प्रयास करने होंगे। अभी सभी स्वदेशी कार्यकर्ताओं के लिए काम है। 25 अप्रैल को शाम को 6:30 बजे से लेकर 6:40, मात्र 10 मिनट हमने अपने घर में रहकर स्वदेशी चिंतन करना है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के विचारों को याद करना है, उनको श्रद्धांजलि देनी है और कोरोना से निपटा जाए ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी है और संकल्प लेना है कि हम केवल और केवल स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे और केवल हम ही नहीं करेंगे, इसके साथ ही हम पूरे समाज में ये चेतना लेकर के जाएंगे, ये बात लेकर के जाएंगे कि हमें स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना है। जब हम घर में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, जब हमारी कंपनियों के लिए, हमारे उत्पादों के लिए, हमारे लघु उद्योगों के लिए, हमारे कुटीर उद्योगों के लिए अपने घर में मांग होगी तो पूरी दुनिया हमारी वस्तुओं को खरीदेगी। हम और अपने देश में
रोजगार की जो कमी है उसको भी दूर कर पाएंगे। एक पुनः भारत आज जो स्थिति बनी है, मैंने अभी अभी ट्वीट किया है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, जो दुनिया भर में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय नेता को नंबर 1 की पोजीशन प्राप्त हुई हो। यह एक हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। भारत ने हमेशा बेहतरी के लिए, दुनिया की बेहतरी के लिए काम किया है, विश्व बंधुत्व के लिए काम किया है और पूरी दुनिया को हम एक परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के नाम से, और प्रकृति का शोषण नहीं करते। और हमारे विचार, हमारी जो संस्कृति है वो एक दुनिया में सबसे बेहतर है। हम जरूर विश्व गुरु बनेंगे, परम वैभव की स्थिति तक भारत जाएगा और हम इस दुनिया को और एक बेहतर दुनिया बनाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।